नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी फेज 11 के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए, तो जिनको भी एग्जाम देना है सभी बातों को अच्छे से सुनेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी विशेष बल देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न शामिल किया गया है टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर ही बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो भी प्रश्न है सभी के एक्स्ट्रा फैक्ट का डिस्कशन हम साथ में ही आपको देते चलेंगे, जैसे कि आज तक देते आए हैं, जिससे आपको जो है अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाती है और याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, भारत की सीमा चीन के साथ कितनी दूरी तय करती है। देखिए, सीमा रेखा से जो है हाल फिलहाल के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखे गए। कैसे कैसे क्वेश्चन देखे गए जरा सुनेंगे, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपका आंसर होता है जी बांग्लादेश के साथ। अब सबसे लंबी हो गई है बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर के समथिंग। तो सबसे छोटी भी होगी, तो सबसे छोटी सीमा जो है स्थलीय वाला ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो सबसे बड़ा जान गए, सबसे छोटकू जान गए। चाइना के साथ जो सीमा रेखा तय होती है इंडिया का, ये 3488 किलोमीटर है। जो सेकेंड सबसे बड़ा देश है जो इंडिया का सीमा जो है तय करवाता है, चाइना। पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान और सबसे छोटा अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, तो आपको 9 बताना है जी, 9। ये 9 कौन कौन से बताएंगे, तो मालदीव बताएंगे, है ना, मालदीव बताएंगे, श्रीलंका बताएंगे, मालदीव श्रीलंका, फिर आप बताएंगे उधर से कोने से आ जाए तो अफगानिस्तान, फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पाकिस्तान, फिर उत्तरवारी साइड में आ जाएगा तो नेपाल, फिर थोड़ा और नेपाल के अंदर घुसिएगा, मतलब दक्षिण की तरफ थोड़ा सा तो भूटान, फिर और थोड़ा दक्षिण की तरफ तो बांग्लादेश, है ना, और सीधे उत्तर भाग जाइएगा तो चाइना, और पुवारी किनारे से देखिएगा तो म्यांमार, है ना। तो ये आपका जो है कितना देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 9 पड़ोसी देश है। लेकिन अगर आपको स्थलीय सीमा कहेगा तो मालदीव की पत्ता कट और श्रीलंका की पत्ता कट, तो ये जो है आपका 7 गो कंट्री जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। ऐसा नहीं है कि खाली स्थलीय सीमा भी साझा करता है, जैसे पाकिस्तान है तो ये स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है, लेकिन स्थलीय वाला में आ जाता है, ठीक है। तो स्थलीय कहेगा तो 7 गो, ओवरऑल कहेगा तो 9 गो, ठीक है। सबसे बड़ा कहेगा तो बांग्लादेश, सबसे छोटा कहेगा तो अफगानिस्तान, 2 नंबर चाइना, 3 नंबर पाकिस्तान। तो ये था सीमा रेखा का जो है भारत में जो है आपका थोड़ा बहुत जानकारी। इसके अलावा चाइना से प्रश्न है, तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, यहाँ का मुद्रा जो है युआन है। क्या है, युआन है, युआन, ठीक है। इसके अलावा जो चाइना के अंदर है ये एनडीबी का मुख्यालय भी है। एनडीबी का जो ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, है ना, कि इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं डिल्मा राउसेफ को बनाया गया है, जो ब्राजीलियन नेता है डिल्मा राउसेफ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनडीबी का मुख्यालय चाइना के अंदर है। ये जो संघाई वाला संगठन है एससीओ, इसकी भी मुख्यालय चाइना के अंदर ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चाइना में जो विशालकाय चीज स्थित है ये है चाइना का दीवार। चाइना का दीवार का निर्माण कौन करवाया था, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो सी हुआंग टी जो है ये चाइना का दीवार का निर्माण कराने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। अब देखिए चाइना से कौन कौन से राज्य जो है अटैच में है। नेपाल से और चाइना से ज्यादा पूछा जाता है, पाकिस्तान से नहीं पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे याद कर रखा है पंगू राज, है ना, तो क्यों याद करेगा, ये सीधे सीधे है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपसे नहीं पूछा जाता, और जम्मू कश्मीर, है ना। लेकिन पाकिस्तान से नहीं पूछा जाता, लेकिन नेपाल और आपका जो है चाइना से पूछा जाता है, बांग्लादेश से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना को देखेंगे तो चाइना से आपका जम्मू कश्मीर लगती है, हिमाचल प्रदेश लगती है, उत्तराखंड लगती है, सिक्किम लगती है और अरुणाचल प्रदेश लग जाती है। तो ये 5 जो है चाइना के साथ लग जाती है, ठीक है। नेपाल की बात करेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये आपका नेपाल से लग जाता है, तो नेपाल वाला जरूर ध्यान रखें और चाइना वाला, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यानी किस प्रकार के सेल में जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है यूकेरियोटिक कोशिका है। देखिए कोशिका अपने आप में 2 प्रकार से बांट देते हैं हम, एक तो जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। एक हम जंतु कोशिका बोलते हैं, है ना, एनिमल वाला, और एक हम जो है पेड़ पौधे वाला पादप कोशिका को बोलते हैं। तो ये अपने आप में 2 भाग। अब कोशिका के अंदर भी 2 भाग, कौन कौन से, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो अभी पहले जो
दो गो भाग है, जंतु और पादप। इसको कैसे जानते हैं, यहाँ से क्या प्रश्न आती है, तो भाई जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और डिफरेंस निकाल रहे, इसका मतलब पादप कोशिका में पाया जाता होगा। तो पादप कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सेल वॉल का होना। और मैंने ये बता रखा है कि भाई सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज है ना, सेलुलोज की बनी होती है आपका क्या, सेल वॉल। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोशिका की खोज से भी प्रश्न हाल फिलहाल में देखे गए है ना, तो ईस्वी के साथ पूछा जाता है। तो ईस्वी के साथ है आपका आंसर कि 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो है कोशिका का खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो है ये ल्यूवेन हॉक ने किया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज कौन किए थे, है ना। इसके अलावा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके ऑप्शन में साइनोलॉजी भी होता है ना, लेकिन साइनोलॉजी क्या होती है, साइनोलॉजी क्या होती है, साइनोलॉजी होती है कुत्तों का अध्ययन यानी डॉग्स का अध्ययन। ठीक है, तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन हो जाएगा, सेल का जो है अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस प्रश्न के आंसर पे। तो कोशिका केंद्रक झिल्ली जो है ये आपका यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है ना। अब यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर से आपके क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं। मैंने आपको मोटे तौर पे बताया है कि भैया ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना ये गरीब होता है, ये गरीब होता है। गरीब को क्या है, हमेशा हर चीज का अभाव ही रहता है भाई, है ना। मतलब दिल पे मत लेना भाई, है ना, लेकिन ये जो है सृष्टि का नियम ही है भाई, है ना। जो गरीब होते हैं ना उनको विपत्ति भी भर भर के आते हैं, सब चीज के अभाव भी उन्हीं के पास जाता है ना, तो तभी तो गरीब है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है ना। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज और जानना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को है ना कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गिरी कहा जाता है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इस फॉर्म में तीन है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक आपका लाइसोसोम है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम को जो है ना ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है जी, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये तीन जरूर उपनाम याद रखेंगे जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, जिनको उपनाम दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। तो देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है ना। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती और लाइसोसोम भी नहीं होती, यानी हमेशा अभाव ही लगा है इसके प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो मोटे मोटे तौर पे याद रख लेंगे, एग्जाम में काम आ जाएगा कि भाई यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर विभेद करना हो तो जो ज्यादा कमी है ना ये प्रोकैरियोटिक के अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गोल्जी काय भी अनुपस्थित रहता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति जो है यानी सेल वॉल जो है ये आपका बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यहाँ पे इसको काट दीजिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है किसके बने होते हैं, सेल वॉल बने होते हैं आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, जबकि सेलुलोज की बनी होती है यूकेरियोटिक कोशिका में, क्या है ना, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। मैंने इससे पहले आपको बताया ही था कि अभी भाई जो सेल वॉल होते हैं कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होते हैं, सेल वॉल होते हैं, वो सेलुलोज के बने होते हैं। तो अब इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक है ना उसके अंदर आपके बने होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, है ना। और जो आपका यूकेरियोटिक है इसके अंदर सेलुलोज की बनी होती है। आई होप आपके यहाँ पे इतना ज्यादा जानकारी जो है सब समझ में आया है। चलते हैं आगे। इसके अलावा गेर नृत्य किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गेर नृत्य जो है ये आपका राजस्थान में किया जाता है। किस समुदाय के लोगों के द्वारा, तो भील मीना समुदाय के लोगों के द्वारा राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, कौन सा, गेर नृत्य। ठीक है, राजस्थान में कई सारे जो है आपका रंग बिरंगी चीज पाई जाती है, मतलब खास करके आर्ट एंड कल्चर के मामले में, और वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं या फिर पूर्वोत्तर से आते हैं। तो ध्यान रखना है गेर नृत्य भी राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर गणगौर महोत्सव होता है, गणगौर महोत्सव होता है। इन्हीं गणगौर महोत्सव के अवसर पे घूमर नृत्य करती हैं महिलाएं। ये महिलाओं का नृत्य है, इसमें कोई भी जो है आपका पुरुष भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे घूमर नृत्य में किस त्योहार के मौके पे, गणगौर त्योहार के मौके पे, और ये भी मीना समुदाय से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में जो अन्य त्योहार होती है ये आपका गणगौर बता ही दिया। कलबेलिया नृत्य होता है, किसे सपेरों का नृत्य, गुलाबो सपेरों का नृत्य कहा जाता है। राजस्थान के अंदर चंग नृत्य होता है। राजस्थान के अंदर
गुरु शिखर पर्वत है जी, जो राजस्थान के सबसे ऊंची होने के साथ साथ अरावली पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है आपका कौन सा, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की बात करें तो ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आंसर में आपका अरावली देना है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जयपुर है पिंक सिटी, राजस्थान के अंदर हवा महल है, राजस्थान के अंदर सांभर झील है, सांभर झील है ना, सांभर झील है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर विजय स्तंभ है, ये भी पूछा जाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कौन बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब थे कुछ राजस्थान से आपका जो है प्रश्न। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का भी आयोजन कराया गया था। ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक का, ग्रामीण ओलंपिक है ना, कहाँ पे आयोजित कराए गए थे, तो राजस्थान के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा शासित है वर्तमान में राजस्थान, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो करगम लोक नृत्य जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कौन सा है भाई, भरतनाट्यम है। कौन सा है, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु की कुछ अन्य त्योहार है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बता रखा है भाई पोंगल, पोंगल की दिन भी याद रखनी है, ये 4 दिनों तक चलती है ना। लास्ट वाले दिन का जो चौथा दिन का पोंगल होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया और मैंने बताया है कि लास्ट वाले दिन को कन्नुम पोंगल कहा जाता है ना, कन्नुम पोंगल लास्ट वाले दिन को। ठीक है, दूसरे वाले दिन को भगवान सूर्य की पूजा होती है, पहले वाले दिन में भगवान इंद्र की पूजा होती है। इस प्रकार से आपको जो है पोंगल को ध्यान रखना है। तमिलनाडु के अंदर एक त्योहार होता है जी थाईपुसम। थाईपुसम में किसकी पूजा होती है, भगवान मुर्गन की पूजा होती है। इसके अलावा थाईपुसम हो गया, पोंगल हो गया, जलीकट्टू भी होती है एक अपना तमिलनाडु के अंदर। जलीकट्टू क्या त्योहार है भाई, इसमें जो है सांडों को दौड़ा के फिर से पकड़ा जाता है, इस प्रकार की जो है त्योहार होता है जलीकट्टू। इसके अलावा यहाँ पे सरहुल त्योहार का नाम लिखा है जो झारखंड से संबंधित है। सरहुल, झारखंड में छऊ भी होता है और छऊ जो है पश्चिम बंगाल में भी होता है, छऊ जो है उड़ीसा के अंदर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा ही है छऊ तीनों जगह होता है, तो विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों जो चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखें। तो चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें। एक बक्सर का युद्ध है, इसे भी ध्यान रखें, 1764 में ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज की तरफ से कौन लड़े थे, तो अंग्रेज के तरफ से लड़े थे आपका हेक्टर मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना, बक्सर के युद्ध में 1764 में। इसके अलावा आपको थोड़ी बारीकी से और समझ लेना है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो है यहाँ से आने वाले दिन में जो है क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय मुगल बादशाह कौन थे। भाई बक्सर के युद्ध में किस मुगल बादशाह ने भाग लिया था, या फिर किस मुगल बादशाह की शासक सेना ने भाग लिया था, या फिर कोई अवध के नवाब उस समय कौन थे, है ना। तो ऐसे अगर अंदर से जो है पूछ के प्रश्न पूछा जाए तो भी आपका आंसर यहां से मिलेगा। उस समय मुगल बादशाह थे आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम। इन तीनों का सेना और एक तरफ से हेक्टर मुनरो का सेना, है ना, इनके बीच में हुआ था 1764 में आपका बक्सर का युद्ध। समझ गए। इसके अलावा 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव के बीच और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, ये तो मैं बता रखा था। इसी संधि के तहत जो है अंग्रेज को दीवानी प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा प्लासी का युद्ध होता है आपका जी 1757 में, इसमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लेते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बंगाल के नवाब कौन थे उस समय, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में कहा जाता है कि ये बंगाल की जो है अंतिम स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, बाद बाकी तो कठपुतली जैसे जो है ट्रीट करने लगा, अंग्रेज के सारे चलने लगे। इसके अलावा पानीपत की 3 प्रमुख लड़ाई है, 1526, 1556, 1761। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 26 में। पहला वाला बाबर विजय हो गए थे, दूसरा वाला अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर विजय हो गए थे। तीसरा वाला अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, इसमें अहमद शाह की विजय हुई थी। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तराइन की 2 इंपोर्टेंट लड़ाई, वैसे तो एक और लड़ाई है लेकिन वो आज तक पूछा नहीं गया तो नहीं बताएंगे। तराइन की 2 लड़ाई होता है, 1191 में, 1192 में। 1191 में और 1192 में दोनों में सेम कैरेक्टर है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब है ना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, है ना। और इधर जो है आपका मोहम्मद गोरी, है ना। तो ये पहले वाले में जो है चौहान साहब की विजय हुई थी और सेकेंड वाले में गोरी जीत गया था। इसके अलावा चौसा का युद्ध 1539 इस क्वेश्चन का बेस है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। ठीक है, शेर शाह सूरी नायक है ना। इसके अलावा
लक्ष्मी विश्वनाथन जिनका हाल में ही निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य के संबंधित नर्तकी है? ठीक है, तो लक्ष्मी विश्वनाथन जो है ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित थी, जिनका निधन हो गया है। लक्ष्मी विश्वनाथन को 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। तो अब देखिए जो भरतनाट्यम के कुछ कैरेक्टर हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, आपके सामने है। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम के कैरेक्टर हैं, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम के कैरेक्टर हैं, 1957 में जो है इन्हें दिया गया था। गौरी अम्मा 1959 में दिया गया। आर मुधुरनाम्बल 1962 में। पी चोकलिंग पिल्लई 1965 में, है ना। स्वर्ण सरस्वती 1966 में। कमला 1968 में। तो इस प्रकार से ये पीडीएफ तो आपके पास ही जाना है। यामिनी कृष्णमूर्ति 1977 में। तो ये देख लीजिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भरतनाट्यम के कैरेक्टर हैं कब किसको दिया गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं कि पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, साहित्य अकादमी कब मिला। ठीक है, अगला जो प्रश्न है फिर से आर्ट एंड कल्चर से है। नीरुस्वामी पिल्लई संगीत के किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, प्रमुख कलाकार है? तो भाई नादस्वरम से है, नादस्वरम। आजकल सारंगी ज्यादा पूछे जा रहे हैं और बैलिन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, नादस्वरम भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो है ब्रिजमोहन काबरा को भी पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नादस्वरम के अन्य कलाकार जो है राजा रतन पिल्लई भी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें, यानी दोनों पिल्लई जो है ये आपका नादस्वरम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां अली अहमद हुसैन ये शहनाई के प्लेयर हैं, है ना। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां साहब को 2001 में भारत रत्न दिया गया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अल्लाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी ये सब जो है सरोद से संबंधित है। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, सुखविंदर सिंह साहब, किशन महाराज ये सभी के सभी जो है तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में जो है अभी अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 6 आदमी में एक आदमी जो है जाकिर हुसैन साहब भी शामिल है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र ये सब सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर के बारे में बताया हूं कि इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीत के लाने वाले प्रथम कैरेक्टर हैं। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जुबिन मेहता क्या बजाते हैं? सिम्फनी बजाते हैं जी। इसके अलावा सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? अरे भाई साहब सोडियम के सूत्र भी पूछ दिए हैं एक एग्जाम में। ठीक है, Na होता है, NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड नमक, है ना। तो Na होता है सोडियम का, इसका परमाणु भार 23 है ना, कितना है 23 होता है। इसके अलावा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड इसे NaCl कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है। कुछ तत्वों का जो है आपका मैंने बता रखा है, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, ये आपका क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इन सब का सूत्र जरूर आपको ध्यान होना चाहिए। जिंदा चूना, है ना, CaO जिंदा चूना, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिंदा चूना को कहते हैं, है ना। क्विक लैम जिसे कहते हैं। तो ये सब जरूर ध्यान रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है आपको एग्जाम में देगा। H2SO4 भी ध्यान रहना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, CH3COOH, है ना। तो ये सब जो है जरूर ध्यान आपको रखना होगा। नाइट्रिक एसिड, HNO3 इस प्रकार से जो है Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो कुछ न जो है आपको काम आएगा जी, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है। ये किस रेशियो में मैंने बता रखा था? 91, 20 और 7, है ना। 91 धातु है, 20 अधातु है और 7 जो है उपधातु है। उपधातु जो ना तो धातु होता है ना ही अधातु होता है, जिसे अर्धचालक कह देते हैं हम साधारण भाषा में, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये सब 7 हैं इस प्रकार के। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले महोदय हैं, जो आजकल हम रीड करते हैं वो मोसले का आवर्त सारणी है। पहले मेंडेलीव भी चलाया था, इस क्षेत्र में प्रयास किए, लेकिन मेंडेलीव के आवर्त सारणी में मात्र 13 मतलब 63 गो तत्व था, और मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त और 18 गो वर्ग है। ठीक है, शहनाई में कुल कितने छिद्र होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके CHSL के एग्जाम में अभी अभी पूछा गया है। तो शहनाई में जो है 7 गो अंगुल छिद्र होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है, 2001 में भारत रत्न दिया गया, मैंने अभी भी डिस्कस कर लिया। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है जो मानव शरीर में स्रावित होती है? तो भाई दूध प्रोटीन, दूध के जो प्रोटीन होते हैं उसे पचाने वाले जो एंजाइम है रेनिन है। वैसे प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन भी है, लेकिन ये पूर्णतः नहीं पचाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये पचने के क्रम में ला देता है, पेप्टिन जो प्रोटीन हो ना उसे तोड़ के पेप्टाइड्स में बदल देता है, जो सरल प्रोटीन है। ठीक है, पेप्सिन का यही काम है, और रेनिन का काम है कि दूध से जो प्रोटीन आ रहा है उस पे पाचन पे जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन जो है ये मुख से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। जैसे ही मुंह में हम खाना लेते हैं, जब लार मिलता है तो लार में उपस्थित टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो आपका मांड या स्टार्च पे पाचन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। फिर पेट में जाता है, HCl की स्नान होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है जो भोजन हम निगलते हैं उसकी स्नान होती है जी, है ना। जो भी कीटाणु पिटाणु आया रहता है किसी न किसी, भाई कितने भी शुद्धता निपट लो, है ना, कीटाणु तो अदृश्य है भाई, खुले आंख से तो देखा नहीं जा सकता, है ना, तो जाते ही थोड़ा बहुत, तो इसको कौन मारने का काम करता है, तो HCl। एक बार अभी अभी हाल में एग्जाम में TCS ने क्वेश्चन पूछ दिया कि मुख द्वारा किए मतलब भोजन किए मतलब हमारे द्वारा किए गए भोजन में जो अवशिष्ट पदार्थ यानी कीटाणु विषाणु की जो प्रवेश हो जाती है उससे हमें निजात कौन दिलाता है। ऑप्शन में 4 अम्ल दिया गया था, HCl, HNO3, इस प्रकार से, तो HCl। ठीक है, HCl का स्नान जो है सभी कीटाणु पिटाणु को मार देता है और भोजन को अम्लीय मोड में भी ले आता है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने बात करी लिया पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, पूर्णतः नहीं पचाता है, इसके सरल प्रोटीन में जो है खंडित कर देता है, तोड़ देता है, क्योंकि प्रोटीन काफी जटिल होते हैं। इंसुलिन जो है शरीर में शर्करा को बैलेंस करने का काम करता है। एक बार तो ये पूछा गया, आप भी जानते हैं कि इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से जो है शरीर के अंदर निकलती है, लेकिन पैंक्रियाज में भी कई सारे भाग हैं भाई, है ना। मान लीजिए पैंक्रियाज है आपका, इसमें कई सारे पार्ट में जो है ये भी विभक्त है, तो किस पार्ट से निकलता है, तो ये बीटा भाग से निकलता है। नाम दिया गया है पैंक्रियाज के अंदर जो है बीटा पार्ट से जो है आपका इंसुलिन निकलता है, जो क्या करता है शरीर में शर्करा यानी शुगर लेवल को जो है बैलेंस करने का काम करता है। इंसुलिन की खोज कौन किया था, बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था, बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था, है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होते हैं, मधुमेह रोग जो है हो जाता है। इसके अलावा अगला हमारा काठी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, भैया काठी नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश से राज्य से जो है संबंधित है। माच भी मध्य प्रदेश से है, मटकी नृत्य भी मध्य प्रदेश से है, सैला नृत्य भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में मलखंभ की खेल भी जो है आपका पॉपुलर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर और क्या है, सांची का स्तूप है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो का मंदिर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा टाइगर रिजर्व है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। संजय नेशनल पार्क है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नर्मदा जहां से निकलती है अमरकंटक की चोटी, इसे भी ध्यान रखेंगे, जो मैकाल पर्वत रेंज की है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर का धाम है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है ये क्या है, सतपुरा रेंज, ये भी मध्य प्रदेश में अधिकांश फैला हुआ है, तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश से इतने सारे चीज जो है अभी याद रखने का है। अभी आपका लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी है ना, लाडली लक्ष्मी हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे बेटियों को जो है लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है, वैसे होती भी है एक्चुअल में, है ना। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये MP के अंदर चल रही है। लाडली बहना योजना भी MP के अंदर चल रही है, दोनों अलग अलग योजना, है ना। तो ये भी आपके MP के अंदर जो है चलाई जा रही है। MP जो है वर्तमान समय में तांबा के उत्खनन सबसे ज्यादा करने लगा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। MP के जो पन्ना है वहां पे हीरा पाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। MP के अंदर ही नेपा नगर नामक स्थान है, यहाँ पे अखबारी कागज जो है पाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब था कुछ MP के रिगार्ड में जो आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अच्छा, ये ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन कौन से गैस उत्तरदायी हो सकते हैं। देखिए ओजोन परत के लिए क्षरण के लिए सबसे पॉपुलर जो है ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सभी जानते हैं, CFC। अच्छा, ये CFC का निर्माण कैसे होता है ना, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अगर याद हो तो बताना, है ना। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपका जो है ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेवारी है। इसके अलावा जो है क्लोरीन गैस, ये भी जो है आपके ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है। तो ये तीनों को जरूर ध्यान रखें। नाइट्रस ऑक्साइड का कई बार आपसे सूत्र पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस जो है कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस है तो इसका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होगा, तो भाई इसे शल्य चिकित्सा में इसका इस्तेमाल होता है, शल्य चिकित्सा। अब शल्य चिकित्सा क्या होता है ना, वो सर्जन वगैरह जो होती है ना ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, उसमें जो है बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओजोन परत जो ओजोन संरक्षण दिवस जो होता है ये आपका सबसे पहले तो ये कौन से प्रोटोकॉल में निर्णय लिया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। ये 16
16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओजोन का सूत्र अपने आप में O3 होता है जो ऑक्सीजन का ही अप्रूफ है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। ओजोन है ना। इसके अलावा ओजोन परत जो रक्षा करता है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज से करता है, पराबैंगनी किरणों से करता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वायुमंडल में 5 को लेयर है तो सबसे कम ऊंचाई किसकी है, तो सबसे कम ऊंचाई भैया क्षोभ मंडल की है ना। क्षोभ मंडल की जो है ये सबसे कम ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये 2 नंबर पे होता है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में वायुयान वगैरह उड़ते हैं, साथ ही साथ ओजोन परत की जो लेयर है इसी समताप मंडल में स्थित है। 3 नंबर पे मध्य मंडल है। 4 नंबर पे आपका आयन मंडल है। इसी आयन मंडल में जो भी तरंग वगैरह को रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पे लाया जाता है ये सब आयन मंडल में होता है ना। अभी आपसे पूछा भी गया था। और बहिर्मंडल में सीधे सीधे एक बात याद रखना है कि कौन सी गैस की प्रधानता होती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। वैसे वायुमंडल में ओवरऑल सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%, लेकिन बहिर्मंडल के रिगार्ड में पूछेगा किस गैस की प्रधानता होती है बहिर्मंडल में, यानी सबसे जो आउटर लेयर है तो इसमें आपका हीलियम हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे, तो ये सेन वंश के शासक जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, सेन वंश के संस्थापक है जी सामंत सेन। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद के लेखक है आपका जयदेव। कौन है, जयदेव। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर में खाना से बने पोषक तत्वों को किस अंग में अवशोषित किए जाते हैं, तो भाई ये छोटी आंत है। छोटी आंत में जो है रस ले लिया जाता है, निचोड़ करके जो भी मतलब फायदा की चीज है और शरीर जो है अपने काम में ले लेते हैं। ठीक है, और सिट्ठी छोड़ देता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन का संवहन जो है ये हीमोग्लोबिन से होता है, जो अभी अभी आपके MTS के एग्जाम में पूछा गया था। और ये भी पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कौन ले आता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तो RBCA होगा भाई, है ना, उसका भी आंसर RBCA होगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है ये लाल हो जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका हीमोग्लोबिन की मात्रक होती है ना, कि मापते हैं हम, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। रक्त क्या है भाई, तरल संयोजी उत्तक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है, और सफेद रक्त का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। ये बात दोनों ध्यान जरूर रखना है कि लाल का रक्त का जो 20 से 120 दिन एज होता है और सफेद का 3 से 5 दिन। अच्छा देखिए, सफेद का मेन काम क्या होता है, बीमारियों से लड़ना होता है, ये बात भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा तो इसमें ऐसा कुछ और नहीं है कि बताने लायक हो, है ना। अच्छा हाँ, ब्लड क्लोटिंग में जो है थोमरिन भी भाग लेते हैं, प्लेटलेट्स भी भाग लेते हैं। इसके अलावा बाहरी तत्व में विटामिन K भी भाग लेते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके कमी से जो है ब्लड क्लोट नहीं होता है। रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं, है ना। इसके अलावा एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, जिसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और इसी में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आपका एक प्रश्न है यहाँ पे ठीक है, एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया है कि जो मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल हैं उसको मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। ये उल्टा पुल्टा सीट हो गया है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये उल्टा पुल्टा सीट हो गया है, तो जहाँ से है वहीं से देख लीजिए। यहाँ से आपका यहाँ पे ये नहीं, एकदम बराबर सीट लगा हुआ है। जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये कब आया, इसका हिस्ट्री तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना, कि कब आया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा आया। कब आया, 1976 में आया। कौन से समिति से आया, स्वर्ण सिंह समिति से आया। कितने प्रकार के आए, 10 प्रकार के आए थे शुरू में, अब ये 11 है। कहाँ रखे गए थे, भाग 4 के A में रखे गए थे। किस आर्टिकल में, 51 के A में रखे गए थे। किस देश से लिया गया था, रूस से। तो ये तो बैकग्राउंड की बात है ना। अब जो है आपका कि इस 51 के A में जो 11 प्रकार के अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनके लिए भी अलग अलग आर्टिकल अलॉट है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल 51 के A का A, है ना। तो यहाँ से आपको पढ़ना है। तो भाई आपको मैं PDF दे दिया हूँ, आपको देखना होगा थोड़ा ध्यान से। अब इसमें याद कराने की तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो है तुरंत याद करा दूं ये गारू, है ना। यहाँ पे बैकग्राउंड याद कराना काफी इजी है, लेकिन ये वाला जो है आपको 2-4 बार पढ़ना ही होगा। इस PDF को 2-4 बार पढ़िए। 51 के A में क्या है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, तो ये है आपका 51 के A में। भाई सबसे ऊपर हमारा तिरंगा, तो तिरंगा से ध्यान रखिए, ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, तो सबसे पहले स्थान पे तिरंगा वाली बात है ना। तिरंगा वाली बात है तो राष्ट्रगान वाली बात है ना। इसके अलावा आर्टिकल 51A के B, उन महान आदर्शों को संजोना जो किसी न किसी रूप में हमें जो है प्रेरित किया है,
प्रेरित किया है ना, जो हमें स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो इनको ऐसे सभी वाक्यों को जो है महत्व देना, वैल्यू देना, आदर करना, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 51A के सी में ये जो इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो दो शब्द जोड़े गए थे, जैसे तीन जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इसमें से एकता नहीं। तो एकता, अखंडता और ये जो संप्रभुता है, इन सभी को जो है रक्षा करना, बनाए रखना, ये किसमें आर्टिकल ए के सी में है, 51A के सी में। डी में क्या है, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पे अपनी सेवा देना, सेवा प्रदान करना। 51 के ए के ई में क्या है ना, सभी के जो खिलाफ, मतलब सभी से जो है भाईचारे की भावना रखना और महिलाओं के लिए सम्मान जो है सम्मान की नजर रखना। ये है आपका आर्टिकल 51 के ए में। इतना लंबा लंबा नहीं पढ़ना है आपको, मोटे मोटे तौर पे अपना एक क्लू निकाल लेना और याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा है कि जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, उसके जो विरासत है उसको महत्व देना और उनका संरक्षण करना, यानी परंपरा आदि को संयोजन रखना। ये आपका कौन सा है, आर्टिकल 51A के एफ में है। ए के जी में क्या है कि वन्य जीव, जो प्राणी वगैरह हैं, झील नदियां वगैरह हैं, उनके प्रति जो है वन्य जीव सहित जो आपका प्राणी होते हैं, जंगली जीव वगैरह, उनके प्रति दया आदि का भाव रखना। यह आपका आर्टिकल 51A जी में है। एच में क्या है, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। और 51 के ए के आई में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो इस प्रकार से आई तक है। सबसे लास्ट वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, के वाला, जो शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि सबसे लास्ट में शिक्षा ही ऐड हुआ, तो शिक्षा वाला के में है, तो इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पे सीट कट गया है। वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय है। अभी अभी ऐसे ऐसे पुस्तक बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी ओलिवर ट्विस्ट पूछा गया था चार्ल्स डिकेंस का, है ना। तो ऐसे पुस्तक काफी पूछे जा रहे हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। पुस्तक में मैंने तो वीडियो ही बना दिया है, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ भी आपके पास है, टाइम है तो वीडियो देखिए, नहीं टाइम है तो पीडीएफ देखिए, है ना। मैंने कभी भी आपको फोर्स नहीं किया भाई कि वीडियो देखिए, आपको जैसे काम हो जाए, जैसे आपका भला हो जाए वैसे कीजिए। कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहां पर हुई थी, तो कांग्रेस की पहली अधिवेशन जो है ये 1885 ईस्वी में, ये आपका कहां पे हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। यहाँ पे जो है कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। पहली बार बैठक हुआ था मुंबई के अंदर, है ना। 1885 में कौन किए थे, ए.ओ. ह्यूम ने किए थे, है ना। और उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो डफरिन थे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डफरिन, है ना। इसके अलावा प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके अलावा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले थे, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, 1917 में जो है अध्यक्षता संभाली थी। एनी बेसेंट को तो आप जानते हैं, आयरिश लेडी है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी अहम रोल निभाई है, होम रूल लीग से जुड़ी रही तिलक साहब के साथ। इसके अलावा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी रही एनी बेसेंट, है ना। इसके अलावा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। कांग्रेस में फूट पड़ा था 1907 में, रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे, सूरत के अंदर नरम दल गरम दल में बटा था। कांग्रेस के अधिवेशन 1916 ऐतिहासिक अधिवेशन है, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। साथ ही साथ जो नरम दल और गरम दल में फूट पड़ी थी 1907 में, दोनों से फिर से गले मिल गए, कहां पे, 1916 लखनऊ अधिवेशन में। तो ये सब बात ध्यान रखना है। इसके अलावा हाल में 21 जिम्नास्टिक खिलाड़ी पर 21 महीने का डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण बैन लगी है। सबसे पहले ये डोप टेस्ट कौन कराता है, मैंने आपको अभी अभी इसका 3 दिन फुल फॉर्म पूछ दिया गया एमटीएस के एग्जाम में, नाडा, है ना, नाडा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, एंटी डोपिंग एजेंसी है ये, है ना, नाडा। तो इन्होंने जो है नाडा में जो है ये दीपा कर्माकर जो है डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई, तो इसे 21 महीने का बैन लगा है, दीपा कर्माकर, है ना। हाल में ही बैन लगा है संजुता चानू पे 4 साल का। इन दोनों खिलाड़ियों पे बैन लगा है, डोपिंग टेस्ट में फेल मतलब बैन। इसके अलावा एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है, तो गुकेश डी को किया गया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड खेल चेन्नई में हुआ था और इसके शुभंकर मैंने बताया है, थम्बी को बनाया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए शतरंज में जो है आपका अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ी को दिया गया, तो शतरंज के अंदर भक्ति कुलकर्णी और आर प्रागनंदा को दिया गया था। अगर करंट से शतरंज से क्वेश्चन आता है ना, तो ये काफी इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि आर प्रागनंदा जो है कार्लस मैग्नस को हराया था, जैसा कि आप जानते हैं, इतना छोटा सा लड़का, है ना, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी को हराया था। इसके अलावा सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है, तो ये भारत है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था इसी साल, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देकर जो है प्रतियोगिता का विनर बना था। टॉप स्कोरर यहाँ पे गुरकीरत सिंह रहे थे, 8 गोल किए थे। बेस्ट प्लेयर गुरकीरत सिंह ही रहे थे 8 गोल करने के कारण, और बेस्ट गोलकीपर सोम कुमार रहे थे, कहां पे, सैफ अंडर 20 में, जो कहां पे हुआ था, उड़ीसा के अंदर, है ना।
साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसकी मुख्यालय ढाका में है। इसी का फुल फॉर्म है भैया सैफ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।